हेलो एंड नमस्कार। स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। तो जैसा कि अपन एसएससी सीजीएल 2022 की सारे शिफ्टों के पेपर अपन हल कर रहे थे। अपन ने 1 दिसंबर से 6 दिसंबर तक की सारी चारों शिफ्टों के पेपर अपन हल कर चुके हैं। आज अपन 7 दिसंबर की जो सेकंड शिफ्ट है इसके सारे के सारे 25 क्वेश्चन हल करने वाले हैं और उन क्वेश्चनों को मैं आपको काफ़ी आसानी से और एकदम ईजी वे से बताने वाला हूँ। ठीक है, तो आज का वीडियो अपन स्टार्ट करते हैं। तो अपने पास यहाँ पर जो 7 दिसंबर है इसकी जो सेकंड शिफ्ट है जो कि 11:15 बजे से 1:45 बजे के मध्य लगी थी, इसके सारे के सारे 25 क्वेश्चन आज अपन हल करेंगे। ठीक है, तो अपने पास यहाँ पर जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है ये है कि एक वर्ग का परिमाप यहाँ पर 124 मीटर है तो उसका क्षेत्रफल पूछ रहा है। ठीक है, तो अपन जानते हैं कि वर्ग का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है। ये हो जाता है 4a बराबर कितना है 124। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से 4 का भाग दिया तो ये आ गए अपने पास 31। अब अपन क्या करेंगे, ए स्क्वायर निकालेंगे। क्षेत्रफल क्या होता है, ये हो जाता है ए स्क्वायर। तो 31 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 31 इंटू 31, ये हो जाएगा अपने पास 961। ठीक है, मीटर स्क्वायर। तो अपने पास जो वर्ग है इसका क्षेत्रफल क्या आ गया, ये आ गया 961, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है। ठीक है, तो आपको इतना ही करना होता है। यहाँ पर क्या कर रखा है, इसने जो ये क्षेत्र वर्ग का परिमाप है ये दे रखा है और वर्ग का परिमाप कितना आता है 4 इंटू भुजा होता है, ये दे रखा है और क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो अपन आसानी से निकाल के तुरंत आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 2 और ये अलजेब्रा का एक्चुअली काफ़ी फेमस क्वेश्चन है और हर एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो इसीलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है और काफ़ी इजी भी है। यहाँ बोल रहा है कि x प्लस 1/x की वैल्यू 2 है तो इसका मान क्या हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास जब भी x प्लस 1/x की वैल्यू 2 हो तो यहाँ पर x की वैल्यू हमेशा क्या हो जाती है 1 हो जाती है। क्यों, जब अपन x के मान यहाँ पर 1 रखते हैं तो ये 1 और ये 1 कितना हो गया 2। तो इसका मतलब यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई। ठीक है, अब जब अपन x की वैल्यू यहाँ 1 रखते हैं तो ये भी कितना हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा 1 प्लस 1/1। इसकी पावर कितनी भी करें 1 ही आता है। तो इसकी वैल्यू भी अपने पास कितनी आ गई 2। तो इसका आंसर क्या हो गया अपने पास, इसका आंसर भी हो गया अपने पास 2। ठीक है, तो इस प्रकार इक्वेशन करना होता है। और जब आपके पास x प्लस 1/x बराबर माइनस का 2 हो तो यहाँ से x की वैल्यू हो जाएगी आपके पास, ये हो जाएगी माइनस का 1। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखें। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, और ऐसे क्वेश्चन में अपन क्या करते हैं, सबसे पहले जाते हैं अपन नीचे और जो नीचे वही अपना मेन क्वेश्चन होता है। और यहाँ पर बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन सही है। सही पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा कथन सही है। पहला बोल रहा है कि कंपनी BFH B और ये F 12/8 20 और H कितना है 10 30 हो गया द्वारा बेची गई कारों का औसत संख्या। तो इसकी औसत क्या हो जाएगी, अपॉन में 3 किया तो ये हो जाएगा अपने पास 10%। ठीक है, तो और यहाँ पर कुल संख्या कितनी है, कुल है यहाँ पर 10,000। तो 10,000 का 10% क्या हो जाएगा, 10,000 का 10% अपने पास हो जाएगा। यहाँ से कितना आ रहा है, ये 1000 आ रहा है। ठीक है, और ये क्या बोल रहा है कि औसत संख्या यहाँ पर कितनी है 100 है। तो इसका मतलब ये गलत है, ये नहीं होगी। और यहाँ पर बोल रहा है दूसरा कि ए द्वारा बेची गई कारों की संख्या, ये कितनी बेच रहा है 20%, और ई द्वारा बेची गई कारों की संख्या ये कितना 16%। इनका अनुपात क्या हो जाएगा 20:16 5:4। और यहाँ कितना दे रखा है, यहाँ दे रखा है 4:5। इसका उल्टा है तो मतलब ये नहीं होगा। तो अपना क्या हो जाएगा, दूसरा भी क्या है गलत है और पहला भी गलत है। तो अपने पास दोनों ही सही नहीं है। और यहाँ पर ऑप्शन नंबर में 2 यही दे रखा है कि ना तो 1 सही है और ना ही 2 सही है। ठीक है, तो इसलिए अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 4 और यहाँ पर बोल रहे कि एक पुस्तक विक्रेता को 2 पुस्तकें खरीदने पर 20% की छूट दी जाती है और 2 से अधिक पुस्तकें खरीदने से 25% की छूट देता है। ठीक है, एक खरीदने पर सभी ग्राहक को 10% की छूट मिलती है तो छात्रों को अलग से 5% की छूट और छूट दी जाएगी। ठीक है, एक कॉलेज में एमकॉम की पढ़ाई करने वाले छात्र सोहन ने 513 रुपये की पुस्तक खरीदी
पुस्तक का अंकित मूल्य क्या होगा, ये अपने से पूछ रहा है। ठीक है, तो बेसिकली ये क्वेश्चन ये बोल रहा है कि अगर आप 2 वस्तुएं खरीदते हैं तो आपको 20% की छूट मिलेगी, और अगर आप 2 से ज्यादा वस्तुएं खरीदते हैं तो आपको 25% की छूट मिलेगी। ठीक है, और अगर आप एक वस्तु खरीदते हैं तो आपको 10% की छूट मिलेगी, और उस पर एक और अतिरिक्त 5% की छूट मिलेगी अगर आप एक वस्तु खरीदते हैं तो। ठीक है, तो यहाँ पर सोहन एक ही वस्तु खरीद रहा है, तो इसीलिए इसको कितनी छूट मिलेगी, एक तो यहाँ पर 10% की छूट मिलेगी और एक यहाँ पर 5% की छूट मिलेगी। तो इनकी क्या हो जाएगी, एकल छूट क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी बन गया सक्सेसिव लगा देते हैं 10 + 5 - 10 × 5/100। तो ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है अपने पास 14.5% की इसको टोटल छूट मिलेगी। ठीक है, और जबकि ये क्या बोल रहा है कि ये 513 में खरीद रहा है। ठीक है, तो ये 513 में खरीद रहा है, इसका मतलब ये किसकी वैल्यू 513, ये 85.5 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 513 हो गई। क्यों, इतने की छूट दे रहा है तो खरीदेगा कितने में, 85.5 में ही तो खरीदेगा ना। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी है, ये है, तो 100 की वैल्यू ऊपर निकाल लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 9 से कट रही है, 9 × 5 = 45, 9 × 5 = 45 और 9 × 7 = 63। ठीक है, और ये 9 से कट रहा है, 9 × 9 = 81, 9 × 5 = 45। ठीक है, और ये 19 से कट रहा है, 19 × 3 = 57 और 19 × 5 = 19 × 3 = 57, 19 × 5 = 95। हाँ ठीक है, ठीक है, और यहाँ पे क्या आ रहा है, आगे आ रहा है अपने पास इंटू 100 किया तो ये कितना हो जाएगा, और जबकि यहाँ पर कितना है पॉइंट है ना, तो एक पॉइंट हटाकर यहाँ पर कितना लगाते हैं 50। ठीक है, अब 5 को 1000 से काटा, ये कितना आया, ये आ गया अपने पास 5 को 5 दूना 10, 200 आ गया ये, और 200 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये कितना हो गया 600। ठीक है, तो अंकित मूल्य कितना था, अंकित मूल्य 600 रुपये था, और ये अपने से पूछ रहा था अंकित मूल्य क्या होगा, अंकित मूल्य यहाँ पर 600 रुपये आ गया, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कर रहा था, ऐसे क्वेश्चन मतलब 2-3 शिफ्ट के अंदर पूछे गए हैं, तो इस पैटर्न पर क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है आने वाले एग्जाम्स के लिए भी। ठीक है, तो इसीलिए आप ऐसे जो क्वेश्चन हैं उनकी एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा अच्छे से, और मैं आपको जब CHSL का एग्जाम होगा उससे पहले भी मैं आपको इस प्रकार के अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाऊंगा। तो आप ऐसे क्वेश्चंस की अगर पहले से प्रैक्टिस करते हैं तो आपकी स्पीड इंप्रूव होगी हमेशा। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 5, और यहाँ पर बोल रहा है कि यदि 1 + sin θ = m cos θ है तो sin θ का मान क्या होगा। ठीक है, m की टर्म में। जब अपन ऑप्शन देखते हैं तो ये क्या है, ये जब अपन ऑप्शन देख रहे हैं तो sin θ की वैल्यू क्या आ रही है अपने को पता नहीं, यहाँ पर एग्जाम में पता नहीं होता अपने को कि क्या ऑप्शन अपना सही होगा। तो इसको अपन कैसे करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे कि ये कोस है ना, कोस का भाग अपन इधर दे देते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1/cos, तो कोस को ऊपर भेजा तो ये तो हो जाएगा sec θ प्लस sin θ और अपन cos θ है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपने पास tan θ हो जाएगा, और बराबर यहाँ क्या है m हो जाएगा। ठीक है, और जब sec θ और tan θ को जोड़ते हैं तो यहाँ पर m आ रहा है, और जब अपन sec θ माइनस tan θ करते हैं तो ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है 1/m। ठीक है, और ये कब होता है, जब आपके पास सेक या टेन हो या तो कोसेक या कोट हो। जब अपन इनका चिन्ह चेंज करते हैं तो जो इनकी वैल्यू होती है ये जस्ट अपॉन में चली जाती हैं, ये उल्टी हो जाती हैं। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो अब यहाँ क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ लेते हैं, तो यहाँ से तो क्या हो जाएगा 2 sec θ हो जाएगा, और बराबर m + 1/m हो जाएगा। m लघुत्तम लिया तो ये हो गया m² प्लस का 1/, इस 2 को इधर भेजा तो ये हो गया 2m, और ये किसकी वैल्यू आई, ये आ गया अपने पास sec θ की वैल्यू। जब sec θ की वैल्यू ये आ गई तो अपन एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। sec θ क्या होता है, कर्ण बटावा आधार होता है, तो कर्ण क्या है m² प्लस का 1, आधार क्या है यहाँ पर 2m, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपने पास m² माइनस का 1। क्यों, क्योंकि ये एक ट्रिपलेट है, m² प्लस 1 और m² माइनस का 1 और 2m, ये क्या बन जाता है, एक ट्रिपलेट बन जाते हैं।
जब कर्ण तो ये होता है, लंब ये हो जाता है और आधार ये हो जाता है। अब आपके पास कुछ भी पूछ ले आप आसानी से निकाल लेंगे। जैसे यहाँ पर साइन थीटा बोल रहा है, साइन थीटा क्या हो जाएगा, लंब बटावा कर्ण। तो लंब कितना है यहाँ पर, एम स्क्वायर माइनस का 1, कर्ण क्या है, एम स्क्वायर प्लस का 1। तो अपने पास साइन थीटा की वैल्यू हो गई एम स्क्वायर माइनस का 1 प्लस एम स्क्वायर प्लस 1, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है। ठीक है। और जब आपको ये पता है कि ये एक ट्रिपलेट बन रहा है तो आपको इतना करने की कोई जरूरत ही नहीं है एग्जाम में। आप सीधा यहाँ पर बोल सकते हैं ऑप्शन को देखकर कि साइन थीटा क्या हो जाएगा। साइन थीटा अगर आपको ये ट्रिपलेट याद है तो आप सीधा कर सकते हैं कि एम स्क्वायर माइनस का 1 अपन एम स्क्वायर प्लस का 1 हो जाएगा। तो ये क्या आ रहा है, ये ऑप्शन नंबर 2 में आ रहा है। तो आपको इतना करने की कोई जरूरत ही नहीं है, बस आपको ये ट्रिपलेट याद रखना है, क्योंकि मल्टीपल स्टेप्स के कई क्वेश्चन के अंदर इस प्रकार का ट्रिपलेट पूछा जाता है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो ये याद रखें आप। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 6 और यहाँ पर बोल रहा है कि ये तालिका है जिसमें 2 कंपनियों का व्यय दर्शा रहा है। ठीक है, और यहाँ पर बोल रहा है अपने पास जो मेन क्वेश्चन ये बोल रहा है कि J1 क्या है, सभी 5 वर्षों में कंपनी एल का कुल व्यय, एल का कुल व्यय क्या हो जाएगा, इन सबको जोड़ देंगे। ये कितना आ रहा है, 20, 35 और ये 65, 75 और ये कितना होगा 115। तो ये हो गया अपने पास 1150। ठीक है, और J2 क्या बोल रहा है, सभी 5 वर्षों में एम का कुल व्यय, तो एम का जोड़ लेते अपन, 50, 85, 90, 110, 125, 135। ये हो गया कितना हो गया, 135 आ रहा है ना, तो ये हो गया 1350। और यहाँ पर क्या बोल रहा है, J1 और J2 का अनुपात, इन दोनों का अनुपात पूछ रहा है। 10 से 10, हाँ ये 5 से कट रहा है 23 बार और ये 5 से कितनी बार 27 बार। तो इनका जो रेशियो है ये क्या आ गया, 23:27, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है। ठीक है, तो कुछ नहीं करना, इन सबको जोड़कर और इनका रेशियो निकाल लेते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको इसी प्रकार के इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो रेशियो हो, एवरेज हो, परसेंटेज हो, प्रॉफिट एंड लॉस हो। तो इसी प्रकार के इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आप ऐसे क्वेश्चन को तुरंत करके तुरंत आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 7 और यहाँ पर बोल रहा है कि इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी। ठीक है, तो जब अपन इसको हल करते हैं तो ये तो है और यहाँ पर क्या है, क्यूब है। तो पहले अपन क्या करेंगे, क्यूब को खोल लेंगे। तो 3 ये क्या हो जाएगा, a - 1/a और यहाँ क्या देगा प्लस, और जब अपन इस क्यूब को खोलेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a का क्यूब माइनस 1/a का क्यूब। ठीक है, और माइनस ये क्या हो जाएगा 3ab। तो 3a कितना है यहाँ पर, ये इंटू a इंटू 1/a हो जाएगा, और ब्रैकेट में a माइनस b, तो a माइनस 1/a, b क्या है 1/a है। तो इस प्रकार अपन इसको खोल लेते हैं। तो a से तो ये a कट जाएगा, यहाँ पर क्या आ गया माइनस का 3a माइनस 1/a, और जबकि यहाँ क्या दे रखा है 3a माइनस 1/a, प्लस का है ये माइनस का है। तो ये दोनों तो आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, और बचेगा क्या अपने पास a का क्यूब माइनस 1/a का क्यूब, यही बचेगा जो कि अपना आंसर हो जाएगा। और ये दे रखा है अपने पास ऑप्शन नंबर 1 में। ठीक है, तो इतना करके आप तुरंत आगे बढ़ जाएं। अगर आपको ये वाला फॉर्मूला याद है तो आपको इतना करने की कोई जरूरत नहीं है, आप माइंड के अंदर ही इसको वर्बली हल करके तुरंत आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जो यहाँ इसकी जो नेक्स्ट स्टेप आएगी वो क्या हो जाएगी, a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3ab, a माइनस b हो जाता है। तो 3ab से क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा और इससे कट जाएगा, बचेगा क्या यहाँ पर a का क्यूब माइनस b का क्यूब बचेगा। तो वो क्या है दे रखा है, यहाँ पर दे रखा है, जो कि अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब आपको सारी प्रोसेस माइंड के अंदर ही करनी होती है और वर्बली हल करके आप तुरंत आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में आपको पेन उठाने की कोई जरूरत नहीं होनी चाहिए, तभी आप क्वेश्चन को काफी कम टाइम में हल करके तुरंत आगे बढ़ रहे होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 8 और यहाँ पर बोल रहा है कि एक राशि एक बैंक में जमा की जाती है जो साधारण ब्याज देता है। ठीक है, राशि 3 वर्षों में 1.25 गुना हो जाती है। यदि 7 वर्षों के बाद 7,60,000 की आवश्यकता हो तो उस आवश्यकता को पूरा करने के लिए उसको किसी को कितनी राशि जमा करानी चाहिए। ठीक है, तो बेसिकली ये बोल रहा है
कि यहाँ पर 3 वर्षों में इतना गुना ब्याज मिल रहा है, ठीक है। तो अपन मान लेते हैं उसके पास 100 रुपये हैं और उसको ब्याज मिल रहा है कितना, 25 रुपये, कितने दिनों में, 3 वर्षों के लिए। तो आर निकाल लेंगे यहाँ से, अपॉन आर इंटू अपॉन 100 हो जाता है सिंपल इंटरेस्ट के अंदर, ठीक है। तो 100 से 100, तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 25/3, ये हो जाएगा आर। तो रेट क्या आ गई, 1 साल की जो रेट है ये आ गई 25/3। और यहाँ पर बोल रहा है 7 वर्षों का जो क्या है अमाउंट है 7 वर्षों का, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, 7 वर्षों की दर निकाल लेंगे। तो ये तो 1 वर्ष की दर है, तो 7 वर्ष की दर क्या हो जाएगी, 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको। तो 125/3 इंटू 7 किया तो ये कितना हो गया, 175/3। ये 7 वर्षों की दर आ गई। जबकि ये क्या दे रखा है, 7 वर्षों का अमाउंट है। तो अपन क्या करेंगे, अमाउंट निकाल लेंगे। अपन ने शुरू में क्या माना था, 100 प्रिंसिपल माना था, इसके अंदर 100 प्रिंसिपल भी जोड़ देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपने पास 300 प्लस 175, ये हो गया अपने पास 475/3। तो ये क्या हो गया, अमाउंट हो गया। और इसकी वैल्यू अपने को क्या दे रही है, 7,60,000, ठीक है। तो 475/3 की वैल्यू अपने पास क्या दे रखी है, 7,60,000, ठीक है। अब ये किससे कट रहा है, ये 19 से कट रहा है। 19 से कम 19, 19 दूना 38, 19 7 19 4 76। तो ये 4 बार कट रहा है। अरे 19 दूना 38, 9 19 5 95, ठीक है। ये 25 से कम 25 और ये 25 चौक 100, ठीक है। 4 चौक 16। तो इधर क्या हो गया, 16 से हो गया। 16 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ से 1% की वैल्यू आ जाएगी। और इधर कितना हो जाएगा, 16 इंटू 3 किया तो ये हो जाएगा 4800। तो 1% की वैल्यू 4800 आई। तो यहाँ से 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो ये कितनी, 4800 इंटू 100 किया तो ये हो गया अपने पास 4,80,000, ठीक है। ये आ रहा है अपने पास। और यहाँ पर क्या पूछ रहा है, उसने कितनी राशि जमा की है, उसने जमा कराई यहाँ पर 4,80,000 रुपये, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है, ठीक है। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन करना होता है आपको। कुछ नहीं, आपको सबसे पहले यहाँ पर दे रखा है कि 3 वर्षों में ये 1.25 गुना हो जाता है, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, 100 रुपये पर ये 25 बढ़ रहा है, मतलब 25 रुपये का ब्याज मिल रहा है इसको 3 साल के अंदर, ठीक है। तो यहाँ से 3 साल का ब्याज, तो यहाँ से 1 साल का ब्याज कितना आ रहा है, 25/3 आ रहा है, ठीक है। और अपने पास यह 7 साल का अमाउंट दे रखा है। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले 7 साल का ब्याज निकालेंगे और फिर उसके अंदर प्रिंसिपल जोड़ देंगे। तो वो क्या हो जाएगा, 7 साल का अमाउंट हो जाएगा। तो 7 साल का अमाउंट ये आ गया। अब इस जो 7 साल का अमाउंट है इसकी वैल्यू अपने को दे रखा है, ये कितनी है, 7,60,000 दे रखा है। ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, ये क्या है, ये अमाउंट है ना। तो यहाँ से अपन 1% की वैल्यू निकाल लेंगे, जो कि कितनी आई, 400 आई। तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4,80,000 हो जाएगी। और ये अपने से पूछ रहा है कि राशि क्या होगी, राशि हमेशा 100% होती है। तो वो हो गए अपने पास 4,80,000, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है, ठीक है। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन करना होता है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 9। और यहाँ पर बोल रहा है कि 20 सेमी और 16 सेमी त्रिज्या वाले 2 संकेंद्रीय वृत्त बनाए जाते हैं। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई क्या है होगी जो छोटे वृत्त की स्पर्शरेखा है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 सर्किल हैं, एक तो ये हो गया और एक ये हो गया। और जो इस बड़े वृत्त की जो जीवा है ये क्या है, छोटे वृत्त की ये क्या है, स्पर्शरेखा है, ये बोल रहा है ये, ठीक है। तो ये यहाँ पर क्या कर रहा है, ये बड़े वृत्त की जो त्रिज्या है ये कितनी है, ये तो हो गई 20। और जो छोटे वृत्त की जो त्रिज्या है ये कितनी है, ये दे रखा है यहाँ पर 16, ठीक है। और ये क्या है, 90 डिग्री का ट्रायंगल बन जाता है। और ये क्या बन रहा है, एक ट्रिपलेट बन रहा है ना, 12 16 और 20 का। तो ये हो जाएगा कितना, 12। जब ये 12 हो गया तो ये भी क्या होगा, ये भी 12 होगा। क्यों, क्योंकि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को 2 बराबर भागों में बांट देता है। तो इसीलिए ये 12 है तो ये भी कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी। और अपने पास पूरी जो जीवा है इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 24 सेंटीमीटर। ये अपने से पूछ रहा था कि उस वृत्त की स्पर्शरेखा या जीवा क्या हो जाएगी। तो स्पर्शरेखा अपने हो जाएगी अपने पास 24 सेंटीमीटर, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है, ठीक है। तो इस प्रकार करके आपको तुरंत आगे बढ़ जाना था। और इस क्वेश्चन में आपको वर्बली भी कर सकते हैं आप, माइंड ही माइंड के अंदर, आप माइंड के अंदर ये चित्र बना सकते हैं। और आप वहां पर देखें कि अगर बड़ी त्रिज्या 20 हो गई, छोटी त्रिज्या 16 हो गई, तो जो ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है तो इसका आधार क्या हो जाएगा,
ये हो जाएगा 12। जब एक साइड 12 हो गई तो दूसरी साइड भी 12 होगी और उन दोनों को जोड़ देंगे तो उससे अपने पास पूरी स्पर्श रेखा की लंबाई आ जाएगी। तो ऐसे क्वेश्चन को अपन वर्बली भी हल कर सकते हैं। और वो कब? तब आप ऐसे क्वेश्चंस की काफ़ी प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है, तभी आप ऐसे क्वेश्चंस को वर्बली कर पाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट ये क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 10 और यहाँ पर बोल रहा है कि एक क्वेश्चन एक्चुअली काफ़ी बड़ा है लेकिन काफ़ी आसान है। देखने में आपको एक काफ़ी बड़ी लैंग्वेज लग रही होगी। जब आप इस क्वेश्चन को करेंगे तो मात्र 3 लाइनों में इसका आंसर आ जाएगा। जैसे ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। यहाँ पर बोल रहा है कि साझेदारी फर्म में 2 साझेदार विजय और परवीन एक असाइनमेंट पर कार्य कर रहे हैं। विजय को अकेले पूरी असाइनमेंट को पूरा करने में 12 सप्ताह लगेंगे, जबकि परवीन को पूरा कार्य करने में 8 सप्ताह लगेगा। ठीक है, कार्य के दबाव के कारण उन्होंने एकांतर सप्ताह के आधार पर उस असाइनमेंट पर कार्य करने का फैसला किया। पहले सप्ताह में परवीन कार्य करेगा, तो यह आपको ध्यान रखना है। पहले सप्ताह में कौन कार्य करे? परवीन। और दूसरे सप्ताह में विजय कार्य करेगा। ठीक है, और इसी तरह आगे भी काम करेंगे। यदि एकांतर सप्ताह के आधार पर कार्य करते हैं तो कार्य कितने सप्ताह में पूरा होगा, ये अपने से पूछ रहा है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन तो अपन ने पहले भी कर चुका और पहले भी कई शिफ्ट्स के अंदर ऐसे क्वेश्चन आए हैं। अपन क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चन में? यहाँ पर बोल रहा है कि जो विजय है ये कितने दिन में कर रहा है, कितने सप्ताह ले रहा है? ये 12 सप्ताह ले रहा है। और परवीन ये 8 सप्ताह ले रहा है। इनका लघुत्तम क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 24। तो ये 2 और ये 3 इनकी एफिशिएंसी हो जाएगी। टोटल एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 5। ठीक है, और जब ये 2 सप्ताह में क्या कर रहे हैं? 5 काम कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, अब इनको काम कितना करना है? 24 काम करना है। तो इसके करीब जाएंगे अपन, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई किया तो इसको भी 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ कितना लग जाएंगे? 8 वीक्स लग जाएंगे। और ये काम कितना कर देंगे? 20। और करना कितना? अब भी इनको 24 करना है। ठीक है, तो पहले कौन कर रहा था? यहाँ पर परवीन कर रहा था। तो अब 90 सप्ताह कौन करेगा? परवीन करेगा। ठीक है, तो कितना काम कर रहा है परवीन? ये कर रहा है 3 काम कर रहा है। ठीक है, अब बचा कितना? 1 काम। और यहाँ कितने सप्ताह हो गए? 9 सप्ताह हो गए। अब कौन काम करेगा? विजय काम करेगा। काम कितना बच गया यहाँ पर? 20 से 3 23, 1 काम बच गया। और करेगा कौन? विजय करेगा 2 की एफिशिएंसी से। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया? 9 से 1/2 मतलब 9.5 क्या हो रहा है? इसको वीक्स लग रहे हैं। और ये अपने से पूछ रहा था कि टोटल कितने सप्ताह में पूरा हो जाएगा। तो 9.5 वीक इसको लगेंगे पूरा कार्य को करने में, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन पहले भी अपन कर चुके हैं और कई शिफ्ट्स के अंदर ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। और ऐसे क्वेश्चन को अपन इस तरह करके तुरंत आगे बढ़ जाते हैं। इसकी जो लैंग्वेज है चाहे वो काफ़ी बड़ी है लेकिन क्वेश्चन एकदम ईजी है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन मल्टीपल शिफ्ट के अंदर मल्टीपल टाइम पूछे गए हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है इस पैटर्न पर क्वेश्चन। और आगे जो भी एग्ज़ाम होगा, चाहे वो CGL मेंस हो, CHSL हो, MTS हो, CPO, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन हर एग्जाम्स के अंदर देखे जाते हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये वाला पैटर्न। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 11 और यहाँ पर बोल रहा है कि एक वृत्त ट्राइंगल ABC के अंतर्निहित है। ठीक है, तो अपन पहले क्या करते हैं? एक ट्राइंगल बना लेते हैं। ये हो गया एक ट्राइंगल A, ये हो गया B, ये हो गया C, और इसके अंदर क्या है? एक वृत्त है। ठीक है, ये हो गया एक वृत्त हो गया। और यहाँ पर बोल रहा है कि त्रिभुज की भुजाएं AB कितनी है? ये कितनी हो गई? 16। BC ये कितनी है? 20। और AC ये कितनी है? 24 है। ठीक है, तथा भुजा AB BC AC वृत्त को क्रम से DA पर स्पर्श करती है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन कर रहा है? D, यहाँ पर कौन कर रहा है? E, यहाँ पर कौन कर रहा है? F। ठीक है, ये स्पर्श कर रहा है यहाँ पर। ठीक है, और पूछ रहा है AD का माप क्या होगा, मतलब जो AD है इसका माप पूछ रहा है इस वाली का। ठीक है, तो जो ये स्पर्श रेखा होती है AD और AF ये दोनों क्या है? बराबर हैं। AD बराबर AF, क्योंकि ये स्पर्श रेखा है। और एक बिंदु से किसी वृत्त पर डाली गई 2 स्पर्श रेखाएं हमेशा क्या होती है? बराबर होती हैं। ठीक है, तो ये दोनों बराबर हैं। और ये किसके बराबर हो जाती है? ये बराबर हो जाती है AB प्लस AC। ये क्या हो गया? AC माइनस BC/2 के बराबर होता है। ये क्या होता है? ये इसका फॉर्मूला होता है कि जो ये इसके जो इससे जो स्पर्श रेखा से जो रेखा बन रही है पूरी ट्रायंगल वाली,
एक तो ये दोनों ट्राइंगल, इन दोनों को तो अपन जोड़ देते हैं और जो सामने वाली भुजा होती है इसको घटा देते हैं और उन सबका क्या करते हैं अपन आधा कर देते हैं। वही क्या हो जाता है, वही स्पर्शरेखा के बराबर हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये कितना है, ये है 16 प्लस ये कितना है 24 है और माइनस 20/2 किया, 24 में से 20 गया 4, 16 4 20, 20/2 बराबर ये कितना आ गया 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर जो एडी है ये कितना आ गया, एक्स की वैल्यू आ गई यहाँ पर 10 सेंटीमीटर और यहाँ पर दे रखा है ऑप्शन नंबर 3 में 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस प्रकार ये क्वेश्चन करना होता है। ये एक्चुअली काफी अच्छा क्वेश्चन है और इस बार पूछा गया, ऐसा क्वेश्चन पहले भी शिफ्ट के अंदर पूछा गया है, तो ये पैटर्न भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 12 और यहाँ पर बोल रहा है कि एक दुकानदार ने एक वस्तु को 13 से 1/2% की हानि पर बेचता है। ठीक है, यदि वह इसे 1274 अधिक में बेचता है तो उसे 11% का लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है, तो इतने अधिक में बेच रहा है ये और यहाँ पर लाभ कितने का 11 और हानि कितने की, 13 से 1/2 की। अपन क्या करेंगे, इन दोनों का जो योग है वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 1274, इनका डिफरेंस। ठीक है, तो इनका डिफरेंस कितना आ रहा है, ये आ रहा है 27/2 प्लस 11 और इसको जोड़ा तो ये कितना हो गया 11 दूनी 22 और 27, ये हो गया 49/2। इसकी वैल्यू कितनी है यहाँ पर देगा 1274। ठीक है, 7 से घटा 7 बार, 7 एकम 7 बचे कितना 5, 7 8 56, 7 दूनी 14, ये 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 चिंग 42, 2 को इससे मल्टीप्लाई किया तो 1% की वैल्यू कितनी आई 52, तो 100% की वैल्यू कितनी आ गई 5200 आ गई। ठीक है, और ये अपने से पूछ रहा था कि वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। क्रय मूल्य हमेशा 100% होता है, तो इसीलिए इसका आंसर क्या गया 5200, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है। ठीक है, तो इस प्रकार ये क्वेश्चन करना होता है। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, जो ये हानि और जो ये लाभ हो रहा है ये इनका जो डिफरेंस है वही अपने को दे रखा है, इसकी भी वैल्यू दे, इनके डिफरेंस की वैल्यू दे रखी है और अपन ने क्या किया क्रय मूल्य निकाल लिया 100% की वैल्यू। ठीक है, तो इस प्रकार ये क्वेश्चन करना होता है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 13 और यहाँ पर दे रखा है कोस 45 और साइन 15 का मान क्या होगा। ठीक है, तो अगर आपको साइन 15 का मान पहले से ही पता है तो आप इस क्वेश्चन को काफी आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, नहीं पता है तो कोई बात नहीं, उसके लिए अपन क्या करेंगे, यहाँ पर क्या है कोस 45। ठीक है, तो ये कोस 45 और अपन साइन 15 को क्या लिख सकते हैं, साइन 15 को अपन साइन 45 माइनस 30 लिख सकते हैं। ठीक है, ये लिख सकते हैं ना अपन। और अपन क्या करेंगे अब, कोस है ये क्या है कोस 45 और साइन a माइनस बी का फॉर्मूला लगा देंगे, तो ये क्या हो जाएगा साइन a कोस b माइनस कोस a साइन b, ये हो जाएगा। एक इसका फॉर्मूला हो जाता है साइन a माइनस बी का। ठीक है, तो ये सारे मान रख देते हैं। ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है 1/√2। कोस 45 क्या होता है 1/√2 होता है। साइन 45 ये भी 1/√2 हो जाता है। कोस 30 क्या होता है, ये हो जाता है √3/2 हो जाता है माइनस कोस 45 1/√2, साइन 30 ये हो जाता है 1/2। ठीक है, और ये क्या है 1/√2, इनका लघुत्तम ले लेते हैं। ये कितना आ रहा है 2√2 लघुत्तम आ रहा है, तो ये कितना हो जाएगा √3 माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है, अब √2 को इससे मल्टीप्लाई किया तो ये क्या हो जाएगा √3 माइनस का 1/√2, ये तो 2 हो जाएगा, 2 और 2 4, तो अपॉन में क्या आ जाएगा 4 हो जाएगा। और इसका जो फाइनल आंसर है ये क्या हो गया √3 माइनस 1/4, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है। ठीक है, और अगर आपको पहले से ही पता है कि साइन 15 का मान ये होता है तो आप इस क्वेश्चन को 2 सेकंड में हल करके तुरंत आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट ये क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 14 और यहाँ पर बोल रहा है कि जब 12 व्यक्तियों के एक समूह में 58 केजी वजन वाले व्यक्ति को एक नए व्यक्ति से प्रतिस्थापित किया जाता है और इसके वजन में 3.5 केजी की वृद्धि होती है,
तो नए व्यक्ति का वजन क्या होगा। ठीक है, तो वर्दी कितने की हो रही है, वर्दी हो रही है यहाँ पर 3.5 की, कितने व्यक्तियों में 12 की, तो टोटल क्या हो जाएगा 12 इंटू 3.5 किया तो 12 पंजे 60 का 0, हासिल का 6, 12 36 और 4 42, ये हो गया 42 केजी। तो 42 केजी ज़्यादा होगा वो व्यक्ति, तभी तो इनका एवरेज क्या हो जाएगा, ये 3.5 बढ़ेगा। तो पहले कितना था 58 केजी का व्यक्ति गया, ठीक है, और ये 42 58 से क्या हो जाएगा 42 ज़्यादा है, तभी तो यहाँ पर कितना बढ़ रहा है एवरेज, ये 3.5 बढ़ रहा है। तो ये 58 से क्या होगा 42 ज़्यादा होगा, तो जो व्यक्ति होगा वो कितने का हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 का 0, हासिल का 1, ये हो जाएगा 100। तो मतलब जो आने वाला नया व्यक्ति है वो 100 केजी का होगा, तभी तो यहाँ पर 3.5 केजी की वृद्धि होगी औसत वजन में, ठीक है, 12 व्यक्तियों के। तो इसीलिए इसका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ये हो जाता है 100 केजी। और ऐसे क्वेश्चन को अपन इस प्रकार करते हैं, ठीक है। तो ये दे रखा है अपने पास ऑप्शन नंबर 2 में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कर रहा है, सबसे पहले कि 58 केजी का कोई व्यक्ति गया, ठीक है, और जब ये गया और कोई नया व्यक्ति आया तो उसके आने से जो औसत वजन ये कितना बढ़ गया 3.5 केजी बढ़ गया, ठीक है। जब 12 व्यक्ति गया और उसी की जगह कोई दूसरा आया और उसके आने से 3.5 केजी बढ़ गया, ठीक है, तो 12 व्यक्तियों का औसत कितना हो जाएगा, ये 3.5 बढ़ रहा है, तो इसको 12 से मल्टीप्लाई किया तो ये कितना आ रहा है 42। तो जो व्यक्ति हैं वो पहले कितना का 58 से 58 था, तो 58 से भी 42 केजी ज़्यादा होगा। तो अपन इन दोनों को जोड़ देते हैं तो अपने पास जो व्यक्ति आया नया उसका वजन आ जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन कर लेते हैं और तुरंत आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि कई शिफ्ट्स के अंदर पूछे जाते हैं ये, तो ऐसे क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये ही क्वेश्चन नंबर 15 और यहाँ है एक गांव के 20% निवासियों की मलेरिया से मृत्यु हो गई, ठीक है। एक दहशत पैदा हो गई जिसके दौरान बचे हुए निवासियों में से 30% निवासियों ने गांव छोड़ दिया, ठीक है। तब गांव की जनसंख्या 12,000 हो गई। प्रारंभ में निवासियों की संख्या क्या थी, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, अपन मान लेते हैं कि स्टार्टिंग में वहां पर 100% कोई जनसंख्या थी, ठीक है, और मलेरिया फैलने के कारण 20% जनसंख्या कम हो गई। तो 100 का 20% कम हुआ तो कितनी रह गई, यहाँ पर 80% जनसंख्या रह गई, ठीक है। और जो 80% है इसका भी ये बोल रहा है कि 30% निवासियों ने गांव छोड़ दिया, तो इसका भी 30% लोगों ने गांव छोड़ दिया। तो 80 का 30% क्या हो जाएगा 24, तो 80 में से 24 गया तो ये कितना हो जाएगा 56% हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ 56% की जो वैल्यू है ये कितनी दे रखी है 12,000, तो 56% की वैल्यू यहाँ पर 12,000 है। 100% की वैल्यू अपने से पूछ रहा है कि स्टार्टिंग में कितने थे, ठीक है। तो 4 से काटा, ये 4 थी 12 और ये 14 बार, ठीक है, और ये 15, ये हो गया कितना 1500 और ये कितना हो गया 7 और ये 2 0, ठीक है। 7 का भाग दिया, 7 दूनी 14, बचा कितना 1, 7 एकम 7, बचा कितना यहाँ पर 3 बच गया, 7 चौक 28। जब अपन ऑप्शन देखते हैं तो यहाँ पर 21 4 आ रहा है, 21 4 एक ही ऑप्शन के अंदर है, तो आप इसको इतना करके ही तुरंत आगे बढ़ सकते हैं, आपको इसको पूरा हल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर आप करना भी चाहते हैं तो आप एग्ज़ाम में पूरा हल ना करें, मैं आपको बता देता हूँ आगे क्या होगा। यहाँ पर क्या है 28, बचा कितना यहाँ पर 2 बच गया, 7 दूनी 14, बचा कितना 6, 7 8 56, तो ये तो आ रहा है आगे भी, ठीक है। तो इसलिए आपको एग्ज़ाम में पूरा हल नहीं करना, आपको ऑप्शन देखना है और आपको उतना ही हल करना है कि जितना हल करने पर आपको यूनिक अगर ऑप्शन आ रहे हैं तो आप उस यूनिक वाले पे टिक करके तुरंत आगे बढ़ जाएं, ठीक है, क्योंकि आपको एग्जाम में पूरा हल नहीं करना होता। और अगर आप पूरा हल नहीं करते तो आपका टाइम बचता है और आपको टाइम ही तो बचाना है, क्योंकि एसएससी के अंदर अगर आप टाइम मैनेज नहीं कर पाएंगे तो आपका पेपर पूरा नहीं हो पाएगा, और पेपर पूरा नहीं होगा तो आपके नंबर नहीं आ पाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए आप ये तरीके होते हैं टाइम मैनेजिंग करने के, ठीक है। तो ये सब आपको आना चाहिए और वो मैं आपको बताता रहता हूँ, ठीक है। आगे भी मैं आपको क्वेश्चंस को किस तरह करना है वो सारे तरीके बताऊंगा।
तो इसके लिए आपको प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि और लोग भी इस चैनल से जुड़ सकें और लोग भी इन सब का फायदा उठा सकें। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 16 और यहाँ पर बोल रहा है कि यदि ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल डीएफ इस प्रकार हैं, ठीक है, तो जो दो ट्रायंगल हैं एक तो हो गया ए बी और सी और एक ट्रायंगल हो गया अपने पास ये हो गया डी ई और एफ, ये दोनों क्या है, ये समरूप हैं। ठीक है, और यहाँ पर ए बी और डी का अनुपात दे रखा है, ये क्या हो गया 1:2 हो गया ए बी का। अगर ये 1 है तो ये कितना हो गया, ये 2 हो गया। और बी सी कितना है, ये 8 सेंटीमीटर है। तो ई एफ की लंबाई पूछ रहा है अपने पास, ये वाला ई एफ की। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, अगर दो त्रिभुज समरूप हैं तो उनका रेशियो क्या होता है, वो दोनों त्रिभुज की जो भुजाएं होती हैं वो रेशियो के अंदर होती हैं। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पर x का मान ज्ञात करना है तो x/8 ये किसके बराबर हो जाएगा, पहले अपन ये वाले ट्रायंगल की भुजा ली तो इसकी ये भुजा लेंगे, तो ये 2 और इसकी क्या है 1। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 16 सेंटीमीटर, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है। ठीक है, तो इस प्रकार ये क्वेश्चन करना होता है। एक्चुअली आपको ऐसे क्वेश्चन में पेन उठाने की कोई जरूरत नहीं होनी चाहिए, आप क्वेश्चन को देखते ही पता लगा सकते हैं कि एक्चुअली जो कुछ क्वेश्चंस को आपको माइंड के अंदर भी आपको डायग्राम बनाना होता है और वहीं पर आपको ये क्वेश्चन हल कर लेना होता है, क्योंकि आसान क्वेश्चन को अपन माइंड के अंदर ही कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पर अगर ए बी इनका रेशियो 2:1 और 2 दे रखा है तो जो ई एफ है ये इसकी दोगुनी हो जाएगी, जस्ट 16 हो जाएगी। तो आपको इस प्रकार करके तुरंत आगे बढ़ जाना होता है, डायग्राम बनाने की कोई जरूरत नहीं होती, एक्चुअली पेन उठाने की भी जरूरत नहीं होनी चाहिए ऐसे क्वेश्चन में। ठीक है, तभी आप जल्दी क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है, और वो कब होगा, जब आप ऐसे क्वेश्चंस की मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस करते हैं, तभी आपको जब एग्जाम में आपके पास इस पैटर्न पर कोई क्वेश्चन आता है तो आप उन क्वेश्चन को तुरंत, आपको पेन उठाने की कोई जरूरत ही नहीं होती, आप तुरंत हल कर रहे होते हैं। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को वर्बली हल करने की कोशिश किया करें और ताकि आपकी जो स्पीड है तभी बन पाएगी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 17 और वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें, मतलब एलसीएम ज्ञात करवा रहा है जो 9, 24, 36 से पूर्णतः विभाजित है। तो 9, 24, 36 का एलसीएम क्या हो जाएगा, ये 36 या तो 36 और 24 और 36 का एलसीएम कितना होता है, 36 दूना 72, 24 दिया 72, तो ये 72 ही होगा। और यहाँ पर सब 72 से छोटा है, 72 से बड़ा कोई भी नहीं है, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, ये 72 ही होगा। ठीक है, तो इसको अपन आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 18। यहाँ पर बोल रहा है कि अपन ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, सबसे पहले आते हैं अपन नीचे जो लाइन लिखी हुई होती है उसी से आपको मतलब होना चाहिए और कुछ भी नहीं देखना। जैसे जैसे आप क्वेश्चन की जो मेन क्वेश्चन नीचे दिया होता है उसको पढ़ते हैं उतना ही आप डायग्राम देखें। जैसे अपन यहाँ पर बोल रहा है कि वह 2017-18, तो अपन 17-18 देखेंगे, मतलब ये बोल रहा है 17-18 आयात कर रहा है, मतलब ब्लू वाला। ठीक है, और वर्ष 2016-17 के दौरान आयात 16-17 ये आयात कर रहा है, मतलब 1200, इसका 16 है, इसको 1200 का कितना गुना है। ठीक है, तो का कितना गुना है, तो मतलब जो 1600 है 1200 का कितना गुना है करके देख लेते हैं। 1600 अपॉन 1200 किया, 2 0 से 2 0, ये 4 बार, ये 3 बार, 3 का भाग दिया, 3 एकम 3.333। ठीक है, तो 1.33 गुना है, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है। ठीक है, तो इतना करते ही आप तुरंत आगे बढ़ जाएं। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 19 और ऐसे क्वेश्चन में अपन क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर तो कोई नीचे लाइन नहीं है तो इसी को पढ़ लेते हैं। यहाँ पर बोल रहा है कि सही कथन का चयन करना है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो सही कथन क्या हो जाएगा। फिर अपन क्या करते हैं, डायग्राम देखते हैं। यहाँ पर बोल रहा है कि ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ भार घटता है, तो यहाँ पर ऊंचाई ये बढ़ रही है, नीचे से ऊपर बढ़ रही है, और जबकि भार भी क्या कर रहा है, ये भी बढ़ रहा है, और यहाँ पर क्या बोल रहा है, घट रहा है, तो ये आंसर अपना नहीं हो सकता। यहाँ पर सही कथन का चयन करना है। ठीक है, तो ये गलत है। ऊंचाई और भार एक दूसरे से संबंधित नहीं है, बिल्कुल संबंधित है। जब ऊंचाई बढ़ रही है तो भार भी बढ़ रहा है, मतलब जो एज है प्रोपोर्शनल हो जाएगी किसके, भार के, प्रोपोर्शनल हो जाएगी वेट के, तो इसलिए इनका संबंध है।
और तीसरा बोल रहा है ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ भार बढ़ता है। हाँ बिल्कुल सही है। तो ये अपना क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और चौथा बोल रहा है ऊंचाई घटने के साथ भार बढ़ता है, ये गलत है। ठीक है, तो अपना जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। यहाँ पर बोल रहा है कि ऊंचाई बढ़ रही है तो भार भी बढ़ रहा है। हाँ बिल्कुल ये सही होगा। ठीक है, क्योंकि एक दूसरे के दोनों प्रोपोर्शनल हैं। यहाँ पर ऊंचाई में वृद्धि हो रही है तो भार के अंदर भी वृद्धि हो रही है। ठीक है, तो इस प्रकार इस क्वेश्चन को करके तुरंत आगे बढ़ जाना था। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 20 और यहाँ पर बोल रहा है कि 1 से 430 तक की कितनी संख्याएं 7 और 11 दोनों से विभाज्य हैं। जब आपके पास दो संख्याएं पूछे और वो दोनों से विभाज्य के लिए बोल रहे हैं तो आप क्या करेंगे, उन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। और एलसीएम कितना आ रहा है, ये आ रहा है 77। उस 77 का अपन क्या करेंगे, जो लास्ट की संख्या है, अगर आपके पास 1 से पूछे लास्ट तक की कोई भी संख्या तो आप उसके अंदर जो लास्ट का अंक है उसके अंदर 77 का भाग दे देंगे। जैसे यहाँ पर 430 में 77 का भाग दिया तो ये लगभग किसके बराबर आ रहा है, इसको 80 मान लेते हैं तो 8 पंजे 40, तो ये भी क्या हो जाएगा 5 के लगभग बराबर आएगा। तो 5 7 35 का 5 हासिल का 3, ये 38, 385 आ रहा है, ये 330। तो 77 और जोड़ेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो मतलब 5 बार, तो मतलब ये 5 ऐसी संख्या होगी जो 7 और 11 दोनों से डिविजिबल होगी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर भी क्या हो गया, राइट आंसर भी 5 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार ये क्वेश्चन करना होता है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 21 और यहाँ पर बोल रहा है कि एक आदमी 50 किलोमीटर दूर एक स्थान पर नाव चलाकर जाता है और 14 घंटे में वापस आता है। ठीक है, वह पाता है कि वह धारा के साथ 4 किलोमीटर की दूरी तय करता है, जबकि उसी समय में धारा के विपरीत 3 किलोमीटर की दूरी तय करता है। धारा की चाल बताएं। ठीक है, तो यहाँ पर बोल रहा है कि उसी समय में, तो जो ये समय है इसको अपन क्या मान लेते हैं, इसको अपन मान लेते हैं यहाँ पर ए मान लेते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। और ये धारा के साथ जा रहा है मतलब डाउन स्ट्रीम जा रहा है, तो डाउन स्ट्रीम की जो स्पीड होती है वो क्या होती है, x + 5 होती है। ठीक है, और यहाँ पर अपने को डिस्टेंस दे रखा है, टाइम अपन ने क्या माना, a माना, तो स्पीड क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 4/a हो जाएगी डाउन स्ट्रीम की स्पीड। ठीक है, इसी प्रकार जो अप स्ट्रीम की इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, अप स्ट्रीम की x - y होती है। और ये क्या दे रखा है, 3 किलोमीटर अप स्ट्रीम जा रहा है तो इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 3/a। ठीक है, ए क्या है, टाइम है, और डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या हो जाता है, ये स्पीड हो जाती है। तो ठीक है, और अपने पास यहाँ क्या दे रखा है, यहाँ दे रखा है कि 48 किलोमीटर दूर 48 किलोमीटर जा रहा है और 48 किलोमीटर आ रहा है। इन जाने आने में इसको टोटल टाइम कितना लग रहा है, 14 घंटे लग रहे हैं। ठीक है, तो किस स्पीड से तो जाएगा, ये धारा की दिशा में जाएगा। किस स्पीड से, जब ये धारा की दिशा में जाएगा 48 किलोमीटर। ठीक है, तो धारा की दिशा में यहाँ पर क्या है, 48 किलोमीटर है, तो ये 48 किलोमीटर जा रहा है धारा की दिशा में। तो अब क्या हो जाएगा, डाउन स्ट्रीम में, डाउन स्ट्रीम में इसको स्पीड कितनी है, इसकी स्पीड है यहाँ पर 4/a। तो ये क्या होगा, ये हो गया टाइम। डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या हो जाता है, ये हो जाता है टाइम। तो जाने में तो ये टाइम लग रहा है और आने में क्या लग जाएगा, वही 48 किलोमीटर वापस आएगा। और किस स्पीड से, डिस्टेंस तो ये हो गई और यहाँ पर स्पीड क्या है, स्पीड हो गई यहाँ पर 3/a हो गई। और इसको जाने रहने में टोटल टाइम कितना लग रहा है, ये लग रहा है 14 घंटे। तो ये ए है, ए को अपन ऊपर भेज देते हैं, तो ये 4 और ये कितनी बार, 12 बार, और 3 से काटा, ये कितनी बार, 16 बार, ए ऊपर चल जाएगा 12a। और यहाँ पर कितना आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है एक्चुअली 16, है ना, 16a हो जाएगा। इस a को क्या करेंगे, यहाँ से अपन ऊपर भेज देते हैं। ठीक है, इसको भी अपन ऊपर भेज देते हैं, तो 12 16 कितना हो गया, 28a हो जाएगा। और ये किसके बराबर है, 14 की। तो a की वैल्यू कितनी हो गई, यहाँ से ये हो गई 1/2। जब a की वैल्यू 1/2 हो गई तो अब यहाँ से अपन क्या करें, a की वैल्यू रख देंगे। तो a की वैल्यू 1/2 है, तो यहाँ पे जो अब डाउन स्ट्रीम में इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, 1/2, 2 ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 8 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। इसी प्रकार डाउन अप स्ट्रीम की जो स्पीड है ये क्या हो जाएगी, a की वैल्यू 1/2, तो 3 गुना ये क्या हो जाएगा, 6 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। और अपने से पूछ क्या रहा है, धारा की चाल क्या होती है, y होती है। तो दोनों को
डिफरेंस किया और 2 का भाग दे देते हैं अपन। तो दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है यहाँ पर आ रहा है 2, और 2 में 2 का भाग दिया तो 1 किलोमीटर आ रहा है। ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी अपने पास धारा की स्पीड हो जाएगी। तो ये कितनी आ रही है, 1 किलोमीटर प्रति घंटा आ रही है, जो कि यहाँ पर कितना ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है। ठीक है, तो इस प्रकार इस क्वेश्चन को करना होता है। एक्चुअली काफी अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया लॉजिक लगा रखा है, और इसी क्वेश्चन एक आध पूछ लिया जाता है। ठीक है, पर ज्यादा हार्ड नहीं होता, बस आपको इन सारे क्वेश्चन का आपको बेसिक्स पता होने चाहिए, और किस प्रकार ये क्वेश्चन बोल रहा है, बोलना क्या चाह रहा है, और इसके अंदर अपने को निकालना क्या होता है, ये सब आपको पता होना चाहिए, तब आप ही ऐसे क्वेश्चन को कर पाएंगे। ठीक है, आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हों तभी आप ऐसे क्वेश्चंस को कर पाएंगे, वरना आप कहीं ना कहीं बीच में अटक जाएंगे। और ताकि आप ऐसे क्वेश्चंस की अगर पहले से प्रैक्टिस करते हैं तो आप ऐसे क्वेश्चन में कभी भी बीच में नहीं अटकेंगे, पूरा क्वेश्चन को तुरंत हल करके तुरंत आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो आप पहले से ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिएगा, और मैं आपको CGL के एग्जाम से पहले भी मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा ऐसे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस की। तो आप चैनल पर बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, ताकि जब भी कोई मैं और वीडियो डालूं या और कंसेप्ट आपको बताऊं तो आप उस कंसेप्ट को अच्छे से देख सकें और सीख सकें, और काफ़ी जल्दी एग्जाम में क्वेश्चंस को कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 22, और यहाँ पर बोल रहा है कि k+1/k+2 की वैल्यू 0 है, तो इसकी वैल्यू पूछ रहा है, जहां पर k की वैल्यू 0 से क्या है, छोटी है। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, k+1/k इस 2 को इधर भेज देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। ठीक है, जब k+1/k की वैल्यू -2 होती है तो अपन जानते हैं कि k की वैल्यू कितनी हो जाएगी, k की वैल्यू हो जाएगी -1। मैंने आपको पहले भी बताया है। ठीक है, तो k की वैल्यू -1 हो गई, तो अपन यहाँ रख देते हैं। तो k की वैल्यू -1 की पावर 10, तो ये कितनी हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, +1 यहाँ पर k की पावर कितनी है, विषम संख्या है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, -1, तो यहाँ पर माइनस ऊपर आ जाएगा, तो 1 - 1 हो जाएगा, और ये कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। तो इसका k की पावर 10 +1/k की पावर 10 कितना आ रहा है, ये आ रहा है 0, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है। ठीक है, तो इस प्रकार इक्वेशन करना होता है। बस आपको ये पता होना चाहिए कि k+1/k की वैल्यू अगर 2 है, -2 है, तो k की वैल्यू -1 हो जाएगी, और अगर आपके पास k+1/k की वैल्यू +2 है तो k की वैल्यू हमेशा क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 23, और यहाँ पर बोल रहा है कि यदि 14:13 समानुपात 7 रेशियो है तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी। तो अपन ऐसे में क्या करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इसका भाग दे देते हैं, तो x की वैल्यू आ जाती है। तो 30 × 7 अपन क्या करते हैं, 14 कर देते हैं, तो अपने पास x की वैल्यू आ जाएगी 7 × 7, 7 × 14, 2 × 2, और ये 15 बार। तो x की वैल्यू कितनी आई, यहाँ पर 15 आ गई, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है। ठीक है, तो इस प्रकार करके आप तुरंत आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 24, और यहाँ पर बोल रहा है कि ट्राइंगल XYZ। ठीक है, तो ये हो गया अपने पास एक ट्राइंगल XYZ। ठीक है, XYZ, और आगे बोल रहा है P त्रिभुज XYZ का अंतः केंद्र है। ठीक है, ये होगा एक अंतः केंद्र। यदि कोण XYZ 50 डिग्री है, XYZ ये कितना है, ये 50 डिग्री है। ठीक है, तो कोण XPZ, ये X और ये P और ये Z, XPZ मतलब ये वाला कोण का मान क्या होगा। ठीक है, तो अपन जानते हैं, क्या जानते हैं कि जो P है ये क्या हो जाता है, P बराबर हो जाता है 90 + θ/2 हो जाता है। थीटा क्या है, ये वाला थीटा हो जाता है। तो यहाँ से P की वैल्यू कितना हो जाएगी, 90 + थीटा कितना है, 50, 50/2, ये 90 + 25 बराबर कितना आ रहा है, 115 डिग्री। तो यहाँ से P की वैल्यू कितनी आ रही, ये आ रही 115 डिग्री, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है। तो ये हो गया अपने पास 115। ठीक है, और ये कैसे निकालते हैं, ये निकालते हैं अपन 90 + θ/2। ठीक है, तो इस प्रकार ये इक्वेशन किया जाता है। और अगर आपके पास बार की तरफ ये पूछे
मान लो ये बार की तरफ ये वाला कौन पूछ लेता है तो ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है 90 माइनस θ/2 हो जाता है। ठीक है, ये भी ध्यान रखें। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये क्या है, ये है आज का लास्ट क्वेश्चन 25वां। और यहाँ पर बोल रहा है कि दो वृत्तों की परिधि क्रमशः ये और ये है, इनकी त्रिज्याओं के मध्य अंतर क्या होगा। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे कि जो परिधि है दोनों की, इनका डिफरेंस क्या हो जाएगा, 2 इंटू 22/7 इंटू अंतर को अपन मान लेते हैं कैपिटल R मान लेते हैं। ठीक है, और परिधियों का अंतर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 में से 8 गया तो 2, और यहाँ पर 3 में से ये 3, और 3 में से 4 में 3 गया तो 1। ठीक है, तो इनका डिफरेंस कितना आ गया परिधियों का, ये आ गया। और अपन डिफरेंस को क्या मान लिया, अपन ने कैपिटल R मान लिया। ये क्या होता है, ये हो जाता है जैसे कैपिटल, ये क्या हो जाता है R1 माइनस R2 होता है इनका डिफरेंस, तो अपन ने इसको क्या मान लिया, कैपिटल R मान लिया। तो ये 22 से कम 22, 22 छिकी 132, 2 एकम 2, ये 3 बार, और 7 ये 21, तो इनका डिफरेंस कितना आ गया यहाँ पर, 7 या 21, 21 सेंटीमीटर आ गया। और ये अपने से पूछ रहा था कि त्रिज्याओं के मध्य अंतर क्या हो जाएगा, अंतर यहाँ पर 21 सेंटीमीटर आ रहा है, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है। ठीक है, तो इस प्रकार करना होता है। तो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरह अच्छे अच्छे कंसेप्ट को काफ़ी आसानी से बताने की कोशिश करता हूँ। और आगे जो भी शिफ्ट्स होंगी उनमें जितने भी प्रकार के क्वेश्चन होंगे उन सबको मैं आपको एकदम आसानी से समझाने की कोशिश करूँगा, ताकि जब भी कोई एग्ज़ाम होगा इन फ्यूचर, वहाँ पर ऐसे क्वेश्चन या इन पैटर्न पर कोई क्वेश्चन पूछता है एसएससी, तो आप उन क्वेश्चंस को काफ़ी चुटकियों में हल करके तुरंत आगे बढ़ रहे होते हैं। ठीक है, और मैं आपको क्वेश्चन को इजी से इजी मेथड कराने की काफ़ी कोशिश करता हूँ और समझाने की भी अच्छे से कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, और अगर आपको कुछ लगे तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपको कहाँ प्रॉब्लम आ रही है या कुछ एक्स्ट्रा चाहिए, जो भी आपको चाहिए आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। सो गाइस, थैंक यू।